नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 101 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जहां हमारे जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे 12 और इन 12 क्वेश्चनों को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। जहां हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानना है, प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब अगर आपको जानना है तो उसमें पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है। तो भाई प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उस समय किस प्रकार का धर्म प्रचलन में था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कल्चर कैसा था, लोग किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे, ये सब चीज़ें हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलती है। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत के अध्ययन करने में, उसे समझने में पुरातात्विक स्रोतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या होता है। तो सपोज डैट किसी एक विशेष क्षेत्र की खुदाई हो रही है और इसके पीछे ये आशा है कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन होगी, कोई सभ्यता होगी। तो यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई होगी, ये पता चला। अब उस क्षेत्र की खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत सारे सामान मिलेंगे डेली रूटीन के। हो सकता है बहुत सारे बर्तन मिले, हो सकता है शहरों की संरचनाएं मिले, घरों की संरचनाएं मिले। तो देखो जो बर्तन मिलेंगे उससे पता चलेगा कौन से मेटल का यूज़ होता था, मिट्टी के बर्तन का यूज़ होता था या पक्की हुई मिट्टी के बर्तन का यूज़ होता था, कौन से कलर का प्रयोग करते थे, ये पता चलता है। शहरों की संरचनाओं से हमें सड़क के बारे में, जल निकास प्रणालियों के बारे में पता चलता है। अगर कोई मंदिर की संरचना मिली है ज़मीन के नीचे तो हमें पता चलेगा यहाँ के लोग धार्मिक प्रधान धर्म को किस प्रकार से मानते थे। इसी प्रकार से खुदाइयों से जो कब्रें मिलती हैं उससे भी हमें बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है। जो सामान मिलता है तो उसे ये देखते हैं हम डेली रूटीन का सामान या लग्जरी लाइफ जीते थे, तो इससे हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कृषि के बारे में भी हमें जो है पुरातात्विक स्रोतों से पता चल जाता है। तो भाई पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं ये पता चल गया आपको कि ज़मीन से खुदाई के दौरान बहुत सारे सिक्के में निकल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ठोस सामान मिल सकते हैं, डेली रूटीन के सामान मिल सकते हैं, चक्कियों के बारे में पता चल सकता है और ऐसी चीज़ें मिली भी हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में बस ये ध्यान रखना, ज़मीन के अंदर खुदाई से जो सामान मिलेगा वो पुरातात्विक स्रोतों में आएगा। उसमें हमें जो है महल की संरचना भी मिल सकती है, मंदिर की संरचना भी मिल सकती है, किलों की बनावट भी मिल सकती है, बौद्ध धर्म के स्तूपों के बारे में पता चलता है, घर कैसे बने थे ये सब भी पता चल सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करोगे तो हड़प्पा का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चला है। जब जॉन मार्शल ने 1924 में हड़प्पाई साइट्स की खुदाइयाँ करवाई और वहाँ से जो सामान मिला उसकी स्टडी करवाई, उससे पता चलता है कि 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ का शहर कैसा था, सिंचाई कैसी थी, जल निकास प्रणाली कैसी थी, ये सब हमें जो पता चलता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही पता चलता है। इसके अलावा अशोक के स्तंभों से हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों में सबसे बड़े जो भूमिका निभाते हैं वो शिलालेख और अभिलेख निभाते हैं। अब शिलालेख और अभिलेख क्या होते हैं तो देखो, प्राचीन काल में कागज़ तो था नहीं, तो ठोस चीज़ों पर जो चीज़ लिख दी जाती थी वो अभिलेख होती है। जैसे पत्थरों पर लिख दिया, स्तंभों पर लिख दिया, शिलाओं पर लिख दिया, तो ये सारे जो लेख हैं वो अभिलेख कहलाते थे। या किसी बर्तन पर लिख दिया, तांबे की पट्टिकाओं पर लिखवा दिया, तो ये सारे लेख शिलालेख या अभिलेख कहलाते थे। तो शिलालेख ध्यान रखना वो होंगे जो पत्थरों पर लिखे होंगे, ताम्रपत्र वो होंगे जो कॉपर यानी कि तांबे की शीट पर लिखे होंगे। अब इन शिलालेखों से, इन ताम्रपत्रों से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में प्रशासन कैसे चलाया जाता था। जैसे अशोक का प्रशासन अगर आप समझोगे तो उस शिलालेखों से पता चलेगा। बौद्ध धर्म के प्रति उसके क्या विचार थे ये शिलालेखों से आपको पता चलेगा। उस समय की सोसाइटी कैसी थी, राजा प्रजा को आदेश किस प्रकार से देता था, ये सब चीज़ें आपको शिलालेखों से पता चलेगी। इसी प्रकार से एक उदाहरण है प्रयाग प्रशस्ति। देखो प्रशस्ति वो लेख होते हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। तो बहुत सारे राजा अपने दरबार में कुछ कवियों को रखते थे और ये कवि राजा की प्रशंसा में लेख लिखते थे। तो ऐसे ही समुद्रगुप्त का एक कवि था हरिशेन, इसने एक प्रशस्ति लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उसे समुद्रगुप्त की जितने भी युद्ध जीते थे उसने उनका वर्णन किया गया है और उसकी तुलना देवताओं से की गई है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों का जो सबसे अहम सोर्स है वो है मुद्राएं। तो प्राचीन काल की मुद्राओं से हमें उस समय के साम्राज्यों के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब राजा सिक्कों को चलाता था तो उन सिक्कों के पीछे वो अपनी मूर्ति भी बनवा देता था, यानी कि अपनी फ़ोटो भी छपवा देता था। तो इससे हमें राजाओं के बारे में पता चलता है। इसके अलावा यही पता चलता है कि व्यापार भी होता होगा, भाई सिक्के तो व्यापार भी होता होगा। जैसे कि दक्षिण भारत में रोम साम्राज्य के जो है सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है हमारा जो संबंध है रोम साम्राज्य से होगा। तो कुषाण राजाओं के बारे में, गुप्त राजाओं के बारे में, सप्तवाहन राजाओं के बारे में, ये गलत लिखा है ठीक है भाई, ये सप्तवाहन सातवाहन होना चाहिए। सातवाहन राजाओं के बारे में हमें मुद्राओं से ही पता चलता है।
मुद्राओं पर लिखित सामग्री और चित्रकला से हमें धर्म और संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा मूर्ति कलाएँ, चित्रकलाएँ, तो अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ के बारे में आपने पढ़ा होगा, सांची के स्तूपों के बारे में पढ़ा होगा, मथुरा शैली और गांधार शैली के बारे में पढ़ा होगा। ये सब पुरातात्विक स्रोतों के अहम खजाने हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। इन सोर्सेज से हमें यह भी पता चलता है कि औजारों वगैरह का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता होगा, यानी कि प्राचीन काल में पत्थर के प्रयोग हथियार थे या धातु के हथियार थे या किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग वो करते थे। इसके अलावा पुरातात्विक खुदाइयों से जो सामान मिला है उससे हमें यह पता चलता है कि वो लोग किस प्रकार का खाना खाते होंगे, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, जनसंख्या किस प्रकार से गुजर बसर करती होगी, ये सब हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है। तो इस प्रकार से पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं ये प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हजारों सालों के इतिहास को समझने में हमें मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन करो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, कई बार पेपर में आया है ये कि नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, नवपाषाण काल की अगर आप बात करोगे तो ये हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा चरण है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी में चेंज आ चुका है। यह समय जो है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मनुष्य के जीवन में बहुत परिवर्तन हुए और सोसाइटी में भी परिवर्तन हुए। तो नवपाषाण काल परिवर्तनों का काल था। सबसे बड़ी बात यह है कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत करी, यानी कि नवपाषाण काल से पहले मनुष्य कैसा था, नोमैडिक था, खाना बदोश था, एक जगह से दूसरी जगह खाने और चारे की तलाश में घूमता फिरता रहता था। फिर नवपाषाण काल में मनुष्य ने जब कृषि को उगाना शुरू किया तो देखो, कृषि कोई एक दिन की एक्टिविटी तो थी नहीं। कृषि करने के लिए इंसान को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक ही जगह निवास करना पड़ता। तो कृषि के विकास की वजह से इंसान का स्थायी निवास भी शुरू हुआ। तो नवपाषाण काल में सबसे पहली बात क्या हुई, कृषि करनी शुरुआत हुई, झूम कृषि हुई, गेहूं और जौ उगाया गया। पशुपालन की शुरुआत हुई जिसमें गाय, भेड़, बकरी इनको पाला गया, जबकि पहले इनका शिकार किया जाता था। इस काल में मनुष्य ने गुफाओं में और अस्थायी आवासों से बाहर निकलकर अपने खुद के घर बनाने शुरू किए। मिट्टी के घर, पत्थर के घर, लकड़ी के घर बनाए जाने लगे। गाँवों का विकास हुआ। नवपाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे उन्हें और ज़्यादा चिकना बनाया गया। कृषि और निर्माण के लिए इनका उपयोग किया गया, जैसे कुल्हाड़ी, हसिया, धनुष बाण, इन औजारों का प्रयोग आम हो चुका था इस काल में। नवपाषाण काल की अगली विशेषता ये थी कि इसमें मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उपयोग करना शुरू किया गया। इन बर्तनों का उपयोग अनाज, पानी और अन्य सामग्री को संग्रहित करने के लिए किया गया था। तो अगर आप नवपाषाण काल से पहले के मनुष्य की बात करोगे तो वो खाना बदोश था, एक जगह खाने और चारे की तलाश में घूमता फिरता रहता था, नेचर पर डिपेंड था, नदियों से पानी प्राप्त करता था और टिक्कर नहीं रहता था, कृषि के बारे में पता नहीं था। जबकि नवपाषाण काल में उसे कृषि के बारे में पता चला। कृषि में उसने झूम कृषि शुरू करी, जंगलों को काटा, खेत बनाया, फिर वहाँ पर खेती करी, 2-4 साल रुका और फिर दूसरी जगह गया। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया। नवपाषाण काल में मनुष्य नेचर की पूजा करता था। पेड़, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा आदि को उसने पूजा के केंद्र बनाया, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो चीज़ इंसान को कुछ प्रदान करेगी इंसान उसी की पूजा करेगा। तो इंसान को उस समय नेचर ही सब कुछ प्रदान करता था। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी वो दफनाया जाता था, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ सामान भी दफना दिया जाता था, जिससे बदलता लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। इसके अलावा वस्त्र, अनाज और औजार की यहाँ से व्यापार भी शुरुआत हुई। कला, चित्रकारी और मूर्तिकला की भी नवपाषाण काल में शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से जो आज आप सामाजिक जीवन देख रहे हो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं नवपाषाण काल से हुई है। इसने मानव जीवन को स्थिर किया है और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके नई नई तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अगर क्वेश्चन आता है नवपाषाण काल की विशेषताएं बताओ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में समाज, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है वैदिक काल के बाद जो काल आता है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल के बाद समाज में क्या परिवर्तन आया, राजनीति में क्या परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आपसे कोई उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछे तो अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से जो आसपास का समय निकाला जाता है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर वैदिक काल की समाप्ति हो जाएगी। तो इस दौरान क्या परिवर्तन आया, सबसे पहला समाज में परिवर्तन आया। तो देखो समाज क्या था, वो वर्ण पर आधारित था और वर्ण थे 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी थोड़ी लचीली थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और मजबूत हो गई और कठोर हो गई, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। यानी कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। जैसे कोई बंदा मान लो शिक्षा दे रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो सुरक्षा कर रहा है, जो युद्ध लड़ रहा है,
वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य कहलाएगा, जो शूद्र है वो तीनों की सेवा करेगा। ये वैदिक काल की प्रथा थी। लेकिन इस वैदिक काल की जो प्रथा थी कर्म के आधार पर थी। मान लो कोई शूद्र का बच्चा है और वो पढ़ रहा है और आगे चलकर क्या है वो ज्ञान दे रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, तो ब्राह्मण कहलाएगा। और यदि ब्राह्मण का जो बच्चा है वो क्या कहते हैं तीनों वर्णों की सेवा कार्य कर रहा है, पढ़ लिख नहीं रहा, तो उसे शूद्र कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर बदलकर धर्म के आधार पर हो गई। अब इसमें क्या हुआ, जन्म के जो व्यक्ति ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही बनेगा, वैश्य का बच्चा वैश्य ही बनेगा, शूद्र का बच्चा शूद्र ही बनेगा। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में ना वर्ण व्यवस्था मजबूत हो गई, कठोर हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। ब्राह्मणों का समाज में प्रभुत्व बढ़ने लगा, क्षत्रिय शासक वर्ग के रूप में स्थापित हो गए, व्यापार में वैश्यों का प्रभाव बढ़ा, जबकि शूद्रों को सेवा कार्य तक सीमित रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी बात यह है कि पितृसत्तात्मक परिवारों का विकास हुआ। यानी कि वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिवारों का जो मुखिया है वो पुरुष होगा और सारे निर्णय लेने के अधिकार पुरुष को होंगे, संपत्ति का अधिकारी पुरुष के पास होगा, और विवाह जो होगा वो धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाएगा। धार्मिक जीवन की बात करोगे तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और धर्म अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया था, कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था, पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, आध्यात्मिक चिंतन की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं राजनीति में परिवर्तन। तो उत्तर वैदिक काल में समाज में क्या परिवर्तन हुआ, वर्ण व्यवस्था मजबूत हो गई, जाति व्यवस्था मजबूत हो गई। हालांकि जाति व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। परिवार और विवाह की बात करोगे तो परिवार पितृसत्तात्मक हो गए, विवाह को समाज का एक नियम माना जाने लगा। धार्मिक जो जीवन था यहाँ पर यज्ञ हवन अनुष्ठानों का महत्व बढ़ चुका था। अब हम बात करेंगे राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखो वैदिक काल की अगर आप बात करोगे तो वहाँ लोग कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे सरदार थे, अपनी अपनी कम्युनिटी में रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कुल आधारित शासन स्थापित हुआ, छोटे छोटे जनपद बन गए, राजाओं की शक्ति बढ़ चुकी थी। अब वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाते थे, राजसूय और अश्वमेघ जैसे यज्ञ किए जाते थे और इन यज्ञों के माध्यम से आसपास के जो राजा हैं उन पर नियंत्रण भी स्थापित किया जाता था। यहाँ पर राजा के पास ज़्यादा पावर होने लगी, यानी कि जिस प्रकार की जो राजनीति देखते हो उसकी शुरुआत होने लगी। यहाँ से राजा का कर्तव्य सुरक्षा करना था, न्याय करना था। सभा और समिति का महत्व कम हो चुका था, यानी कि पहले सभा बनती थी, समिति बनती थी और सब लोग निर्णय साथ में मिलकर करते थे। लेकिन अब जो मेन पावर है वो राजा की हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में अगर आप सैनिक संगठन की बात करोगे तो सेना का गठन हुआ, बड़े पैमाने पर अश्वारोही यानी कि घोड़े पर जो सवार सैनिक है इनका उपयोग पड़ गया, जबकि वैदिक काल में इतना यूज़ नहीं था इनका। अब युद्ध का जो उद्देश्य था वो विस्तार करना था, राजनीतिक प्रभुत्व करना था, जबकि पहले जो युद्ध होते थे वो सिर्फ इसलिए होते थे ताकि वहाँ का माल लूट लिया जाए, जबकि उत्तर वैदिक काल में युद्ध इसलिए हो रहे हैं ताकि शासन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। अब हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही कि लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। आपको पता है लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, 1000 BCE में। तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। अब लोहे के प्रयोग से क्या बात हुई कि जो लोहे का हल था ना वो ज़मीन को ज़्यादा गहराई तक खोद सकता था। अब ज़मीन को ज़्यादा तक गहराई से खोदेगा तो उपज भी बहुत अच्छी होगी, उपज बहुत अच्छी होगी तो अधिशेष होगा और फिर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो कृषि का व्यापार विकास हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से व्यापार बढ़ा, पशुधनों का व्यापार बढ़ा, नदी मार्गों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। लोहे का प्रयोग बढ़ा तो उससे नए नए औजार भी बनने लगे, शिल्पकार कपड़ा बुनाई, मिट्टी के बर्तन आभूषण बनाने लगे, जिसका व्यापार होने लगा। अब व्यापार होगा तो कर भी वसूला जाएगा और राजा ने कर व्यवस्था भी बना दी। निष्कर्ष से निकलता है उत्तर वैदिक काल में जो समाज है वो संगठित हो गया, राज व्यवस्था में राजाओं का महत्व बढ़ गया, अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार का महत्व बढ़ गया और इस प्रकार से पूरी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई। तो अगर क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए, तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि भारत में सिकंदर का आक्रमण किस प्रकार से हुआ। तो आप सभी जानते हो सिकंदर की बात करें तो इसे विश्व विजेता कहते हैं। हालांकि इसने कोई पूरा विश्व वगैरह जीता नहीं है, बस इतिहास की किताबों में कुछ ज़्यादा लिख देते हैं बढ़ा चढ़ाकर, उसी की बात है और कुछ नहीं है। तो जब आप सिकंदर की बात करोगे तो इन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। और ये भारत पर आक्रमण क्यों करेंगे हम सबसे पहले यही समझेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि सिकंदर जो था वो यूनान से था और वहाँ का एक महान सेनापति था। उस समय यूनान खुद संघर्षों में उलझा हुआ था, तो इसने क्या करा, पहले तो इसके फादर ने ज़्यादातर संघर्षों को सॉल्व कर ही दिया था, बट फिर सिकंदर ने जो बचे हुए लड़ाई झगड़े थे उसे भी सॉल्व कर दिया और अपने क्षेत्र को पूरा कंट्रोल में कर लिया। अब कोई भी राजा जब अपने क्षेत्र को कंट्रोल में कर लेगा तो उसकी निगाह दूसरी ओर जाएगी। तो सिकंदर की भी जो निगाह है वो भारत की ओर आई, क्योंकि उसने भारत की धन संपत्ति के बारे में सुन रखा था, भारत के विशाल साम्राज्य के बारे में सुन रखा था, भारत की महानता के बारे में सुन रखा था। तो उसने सोचा मैं भारत पर अटैक कर दूंगा। तो पहली बात तो यह है कि दुनिया विजय की उसकी आकांक्षा थी।
यूनान की जो परिस्थितियां थी वो इस प्रकार से बनी कि उसने बाहरी क्षेत्रों को जीतना शुरू करा। उसने अपने अभियान को फारस साम्राज्य और मध्य एशिया के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के बाद भारत की ओर बढ़ाया। यानी कि पहले उसने फारस के साम्राज्य को कंट्रोल किया, मिडिल एशिया को कंट्रोल किया और अब वो भारत की ओर बढ़ रहा है। तो सिकंदर का जो आक्रमण है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह है कि सबसे पहले वो अपने आसपास के संघर्षों को खत्म करेगा। अब उसे धन संपत्ति की जरूरत है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, आसपास के क्षेत्रों को भी जीत लेगा। अब उसने भारत की महानता के बारे में सुना है, भारत के धन संपदा के बारे में सुना है। अब वो उसे लूटने की इच्छा के कारण भारत की ओर प्रस्थान करेगा। तो भारत की अपार संस्कृति ने उसे आकर्षित कर दिया है। अब जब वो भारत पर आक्रमण करेगा तो उसे पार करनी पड़ेगी सिंधु नदी। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंट्री कर ली। उसका पहला सामना छोटी छोटी जनजातियों से हुआ, छोटे छोटे राजाओं से हुआ, जिसे उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया और उन सभी क्षेत्रों को कंट्रोल करने लगा। बहुत सारे लोगों ने तो सिकंदर का नाम सुनकर ही आत्मसमर्पण कर दिया और वो सिकंदर के साथ हो लिए। लेकिन हर एक व्यक्ति उसके सामने समर्पण नहीं कर रहा था और वो राजा था जो पहली बार उसके खिलाफ आएगा वो है पोरस। पोरस के साथ जो सिकंदर का युद्ध होगा उसे हम झेलम का युद्ध कहते हैं या हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर जब राजा पोरस के सामने आया तो उसे लगा कि और राजाओं की तरह पोरस भी आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन राजा जो पोरस है उसने साहस और रणनीति के साथ युद्ध किया। हालांकि अंतिम समय में वो पराजित हो गया, लेकिन सिकंदर जो है वो पोरस की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, भाई मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ और आपका राज्य आपको लौटाना चाहता हूँ। इसके अलावा जब उसने पोरस के साथ युद्ध किया फिर आने अगले क्षेत्रों में वो बढ़ा। उसने तक्षशिला पर कब्जा कर लिया। तक्षशिला के राजा ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वो पंजाब की ओर बढ़ा। अब वो ये चाहता था कि वो गंगा नदी पार कर दे, लेकिन उसके सेना ने विद्रोह कर दिया और कहा, भाई बहुत लंबे समय से हम बाहर हैं, अब हमें अपने घर की ओर जाना है, हमें अपने घर की याद सता रही है। हालांकि अलग अलग कहानियाँ हैं इसके लिए। तो यहाँ पर सिकंदर कैसे युद्ध लड़ पाता जब उसकी सेना ने ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब वो अपनी सेना के दम पर ही कोई राजा युद्ध जीत सकता है। सेना की बात मानते हुए सिकंदर वापसी अपनी ओर चला गया। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या रहा? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये रहा कि भारत और मध्य एशिया की जो संस्कृति है इसका आदान प्रदान हुआ, यूनानी कला का विकास हुआ, वास्तुकला और सिक्कों का प्रभाव पड़ा। राजनीतिक प्रभाव यह है कि छोटे छोटे जो राज्य थे उनकी शक्तियाँ कमजोर हो गई। सिकंदर खुद तो वापस चला गया, जो क्षेत्र उसने जीते थे उस पर कुछ लोगों को छोड़ दिया कि वो शासन चलाएं। फिर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय होगा और चंद्रगुप्त मौर्य अपने सारे क्षेत्रों को जीतकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि मध्य एशिया की संस्कृति का आवागमन भारत में हो चुका था। तो अगर वो पूछता है भारत पर सिकंदर के आक्रमण की चर्चा करो तो सबसे पहले बताओगे कि सिकंदर के आक्रमण की पृष्ठभूमि क्या थी। फिर आप बताना कि वो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से इंडिया में एंट्री करेगा, बहुत सारे जो राजा हैं वो आत्मसमर्पण कर देंगे, पोरस के साथ उसका युद्ध होगा जिसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य भारत पर शासन कर रहा था तो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो जब आप मौर्य काल की बात करोगे तो आपको पता ही है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखो जब भी आपसे वो पूछे कि किसी की प्रशासनिक व्यवस्था बताओ, चाहे मौर्यों की पूछ ले, गुप्तों की पूछ ले, किसी भी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूछे तो आपको क्या क्या बताना है। ये देखो जैसे आज का भारत कैसे चलता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर फिर क्या है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम वगैरह हैं, लोकल गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायतें हैं, सेना है। तो जब भी किसी भी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताओगे आप, चाहे मौर्यों के प्रशासन के बारे में बताओ, चाहे गुप्तों के प्रशासन के बारे में बताओ, चाहे मुगल काल के प्रशासन के, किसी का भी प्रशासन पूछ ले वो सबसे पहले राजा के बारे में लिख देना, फिर प्रांतों के बारे में लिख देना, सेना के बारे में लिख देना, गुप्तचरों के बारे में लिख देना। तो इस तरीके से आप जितने भी डिपार्टमेंट आते जाएँ वो सारे लिख देना, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। तो मौर्य काल की बात करोगे जो प्रशासन था, शासन प्रणाली में जो राजा था वो सर्वोच्च था, सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो राजा के पास थी। प्रशासनिक काम हो, चाहे सेना के काम हो, चाहे न्याय के काम हो, सारे काम राजा करता था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें बहुत सारे मंत्री होते थे। आप जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में मेन कौन है? राजा है। सारे डिसीजन कौन ले रहा है? राजा ले रहा है। राजा को सलाह देने के लिए कौन है? मंत्री हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि नौकरशाही है, क्योंकि कोई भी राजा अकेले तो शासन नहीं चला सकता। तो पूरे के पूरे क्षेत्र को संभालने के लिए उसने बहुत सारे अधिकारी रखे हैं, जैसे महामात्य रखा है, संभागिक रखा है, अध्यक्ष रखा है, और अधिकारी रखना चाहो तो आप प्रादेशिक का नाम लिख सकते हो, आप रज्जुक का नाम लिख सकते हो, आप युक्त का नाम लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो है वहाँ पर अधिकारी रखे गए थे जो मौर्य प्रशासन को अच्छे से चला रहे थे। अब केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो राजा था और नौकरशाही और मंत्री थे।
अब हम क्षेत्रीय प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बहुत बड़ा क्षेत्र होगा तो उसी का अच्छे से प्रशासन चलाने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांटा जाएगा। और मौर्य राजाओं ने भी अपना जो क्षेत्र है वो प्रांतों में बांट रखा था, और हर प्रांत का एक जो प्रशासक होता था उसे कुमार कहते थे। ये बंदा या तो राजा का रिश्तेदार होता था या राजा का ही पुत्र होता था। अगर हम मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रांतों की बात करेंगे तो तक्षशिला, तोसली, स्वर्णगिरी, उज्जैन, पाटलिपुत्र ये कुछ प्रशासनिक केंद्र थे जहाँ से शासन को चलाया जाता था। जिले में जो अधिकारी होते थे उन्हें प्रादेशिक कहा जाता था, पूरे पूरे जिले को ध्यान में रखते थे। ग्राम स्तर पर ग्रामिक होते थे जो ग्रामीण मामलों का निपटारा करते थे। इसके अलावा किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए कर व्यवस्था होती है, एक वित्त मंत्रालय होता है। तो ऐसी भूमि कर, व्यापार कर, जल से कर, किसानों से उपज का एक हिस्सा वसूला जाता था और इसके लिए भी अधिकारी रखे गए थे। राजा खुद तो न्यायाधीश था ही था, लेकिन कई बार राजा इन्वॉल्व नहीं हो पाता था न्याय व्यवस्था में, तो इसलिए उसने उसके लिए बहुत सारे अधिकारी रख रखे थे। उसके लिए नियम कानून बना रखे थे, धर्मशास्त्र बना रखे थे कि किस प्रकार का न्याय किया जाएगा। ग्रामीण आधार पर जो है पंचायतों के पास ही मेन पावर होती थी। मौर्य साम्राज्य ने बहुत शक्तिशाली सेना बना रखी थी। अगर आप मैगस्थनीज की किताब इंडिका पढ़ोगे तो 6 प्रकार की सेना पता चलेगा आपको। एक पैदल सैनिक होते थे, एक अश्वारोही यानी कि घोड़े वाले सैनिक होते थे, एक रथारोही यानी कि रथ वाले सैनिक होते थे, एक गजारोही यानी कि हाथी वाले सैनिक होते थे, एक खान पान संचालन की कमेटी होती थी जो इन सभी को खान पान की चीज़ें और घायलों सैनिकों को उठाती थी, और नौ संचालन यानी कि पानी की भी सेना थी इनके पास। अशोक के शासन की बात करोगे तो अशोक ने एक नया अधिकारी बनाया था, महामात्य। इसका काम ये था कि वो धार्मिक उपदेशों का प्रचार प्रसार करे और धम्म की नीतियों का अनुसरण करे। इसके अलावा किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए गुप्तचर होने ही चाहिए ताकि वो दूसरे राज्यों की खबर लेकर आएँ। तो मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे गुप्तचर भी थे जो बाहर की जो है खबरें लेकर आते थे। निष्कर्ष ये निकलता है कि मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत स्तर पर थी, और इसी वजह से जो मौर्य काल है वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके बाद 300-400 सालों तक कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य नहीं आएगा, फिर उदय होगा गुप्तों का। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भारत के इतिहास में संगठित थी, सेंट्रलाइज्ड थी। ये चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर थी। सशक्त राजा था, कुशल नौकरशाही थी, राजस्व प्रणाली अच्छी थी, स्थानीय प्रशासन अच्छा था, गुप्तचर व्यवस्था थी। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत भी दिए हैं जिसमें राज्य के 7 अंगों के बारे में उसने बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, लिंग अध्ययन का क्या महत्व है? प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। हर बार आता है भाई ये क्वेश्चन, पार्ट 2 में हर बार आता है ये क्वेश्चन कि लिंग अध्ययन का क्या महत्व है, यानी कि जेंडर स्टडी क्या है, और एंशियंट इंडिया में आप महिलाओं की स्थिति बताएंगे। तो जो लिंग अध्ययन है यानी कि जेंडर स्टडी है, इसमें महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं का अध्ययन किया जाता है कि एक समाज में महिलाओं के क्या कार्य हैं, पुरुषों के क्या कार्य हैं, महिलाओं को क्या अधिकार हैं, पुरुषों का क्या अधिकार हैं, सोसाइटी कैसे बनी हुई है, सोसाइटी का इतिहास, संस्कृति और समाज से किस प्रकार से बदलाव हुआ है, महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से रही है। तो अलग अलग समय पर महिलाओं की स्थिति जो है वो बदलती रही है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई जेंडर स्टडी क्या है, लिंग अध्ययन क्या है, तो हम ये पढ़ते हैं भाई समाज में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार क्या हैं, समाज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं क्या हैं, सामाजिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। तो जेंडर स्टडी हमें जेंडर के बारे में बता रही है, जिसमें हम विशेष तौर पे महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों की, उनकी सीमाओं की बात कर रहे हैं, किसको कितने अधिकार हैं, संपत्ति का अधिकार किसको है किसको नहीं है, डिसीजन कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जेंडर स्टडीज़ में। अब इसका महत्व क्या है? इससे महत्व यह है कि हमें समाज में असमानताएं क्या हैं इनके बारे में पता चलता है। जब आप लिंग अध्ययन पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि भाई प्राचीन समाज में या आधुनिक समाज में या किसी भी समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या अंतर है, क्या असमानताएं हैं। इसके अलावा हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक लोगों की सोच में क्या परिवर्तन हुआ है। लिंग अध्ययन हमें यह भी बताता है कि महिलाओं के भागीदारी के बिना समाज का विकास हो नहीं सकता। लिंग अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार देने चाहिए, पुरुषों को किस प्रकार से अधिकार देने चाहिए, समानता हमें कैसे स्थापित करनी चाहिए, ये सब हमें जेंडर स्टडीज से पता चलता है। तो पहला क्वेश्चन ये था जेंडर स्टडीज़ क्या होती है, वो हमने देख ही लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम वैदिक काल की बात करते हैं। तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वेदों का अध्ययन कर सकती थी, उपनिषदों का अध्ययन कर सकती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग भी ले सकती थी। महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार रखती थी, जैसे शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, सामाजिक मामलों में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान रखती थी, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ये दार्शनिक चर्चाओं में भी भाग लेती थी। तो इससे पता चलता है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, खासतौर पर उच्च कुल की जो महिलाएं थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी, शिक्षा में उनकी भागीदारी कम हो जाएगी, विवाह के बाद महिलाओं का मुख्य कार्य गृहस्थ जीवन को चलाना होगा, वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाएगी और महिलाओं के अधिकार कम हो जाएंगे। यानी कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेकार है।
रामायण और महाभारत के काल में महिलाओं की स्थिति मिली जुली है। कुछ जगह पर महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है और कुछ जगह पर महिलाओं के साथ अत्याचार भी किया गया है। हालांकि महिलाओं की जो मुख्य भूमिका है वो अपने पति, परिवार और समाज के प्रति समर्पित होने की है। मौर्य और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति और सीमित हो गई, यानी कि अब देखो धीरे धीरे स्थिति गिर रही है, बढ़ने की जगह गिर रही है स्थिति। वैदिक काल में अच्छी है, उत्तर वैदिक काल में कमजोर हो रही है, रामायण महाभारत में मिली जुली है। लेकिन मौर्य काल में, गुप्त काल की बात करोगे तो महिलाओं की स्थिति गिर जाएगी। शिक्षा, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी खत्म हो जाएगी। बाल विवाह जैसे प्रचलन चल जाएंगे, बहु विवाह होगा, एक पुरुष कई सारी महिलाओं को रखेगा, जिस प्रकार से महिलाओं की जो सम्मान है उसमें कमी आएगी। महिलाओं को माता पिता के आदेशों को पालन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय आने पर बदलती रही। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान मिला, स्वतंत्रता मिली, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में उनकी स्थिति गिर गई। तो जेंडर स्टडीज़ के माध्यम से इन परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं और आज महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ इन क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आप डेफिनेटली पेपर में कर दोगे। आगे के जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।